नमस्कार। आज हम कानूनी दुनिया से जुड़े कुछ अहम और दिलचस्प मामलों पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुए हैं। हाँ, तो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को देखेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैं, उनकी स्थिति पर बात करेंगे हम्म। और जस्टिस सूर्यकांत ने कोलेजियम और एआई पर क्या कहा है वो भी समझेंगे। जी। साथ ही हाई कोर्ट की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की एक जरूरी टिप्पणी और कुछ नए लीगल अवार्ड्स का भी जिक्र करेंगे। काफी कुछ है कवर करने के लिए। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मामला लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का। वहां उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर जुर्माना लगा है 15,000 रुपए का। क्यों भाई? जी, बात यह है कि कोर्ट ने पाया कि बोर्ड ने ना बरेली में एक इमाम बाड़ा और रिहायशी मकान है, उससे जुड़ा एक केस था। जी। उसमें कुछ जरूरी तथ्य छुपाए थे। तथ्य छुपाए थे? अच्छा। हाँ, कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि भाई अगर आप सच छुपाएंगे तो आपको किसी भी स्टेज पर केस से बाहर किया जा सकता है, राहत नहीं मिलेगी। ये मामला मतलब कब से चल रहा था? ये 1934 की कोई वक्फ डीड है। हाँ। वहीं से शुरू हुआ, फिर 1952 में सिविल कोर्ट ने उस डीड को मतलब दुकानों के संबंध में अमान्य घोषित कर दिया था। ओके। लेकिन इसके बावजूद बोर्ड ने 2015 में मतलब काफी बाद में पूरे परिसर के लिए मुतवल्ली नियुक्त कर दिए। अच्छा, जबकि वो अमान्य हो चुकी थी कुछ हिस्सों में। जी। और जब इस नियुक्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल ने रद्द किया तो बोर्ड चला गया हाई कोर्ट में, रिवीजन याचिका डाली। ठीक है। लेकिन उन्होंने ये बात छुपा ली कि हाई कोर्ट की ही एक दूसरी बेंच इसी प्रॉपर्टी से जुड़े एक दूसरे मामले में पहले ही स्टे लगा चुकी थी। ओहो, मतलब एक ही मामले में दो अलग-अलग कार्यवाही ना, और जानकारी छुपाई गई। बिल्कुल। इसी छिपाव की वजह से और क्योंकि वो संपत्ति टेक्निकली 1952 या 1964 के बाद वक्फ मानी ही नहीं गई थी, कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और जुर्माना भी लगा दिया। ये पारदर्शिता का एक बड़ा सबक है। सही कहा। पारदर्शिता अदालतों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब अदालती कार्रवाई की बात चली रही है, तो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। जी। वहां संवैधानिक बेंचों को लेकर कुछ चिंता जताई जा रही है। एक लेख कह रहा है कि उन्हें फिर से सक्रिय करने की जरूरत है। हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है। देखिए, ये जो संवैधानिक बेंच होती हैं, ये संविधान की व्याख्या से जुड़े मौलिक मतलब फंडामेंटल और पेचीदा सवालों का फैसला करती हैं। लेख में चिंता ये है कि जो पिछले सीजेआई थे, उनके 6 महीने के कार्यकाल में सिर्फ एक संवैधानिक मामला निपटा। सिर्फ एक? जी। जबकि उनसे पहले वाले सीजेआईज ने कहीं ज्यादा मामले निपटाए थे। तो ये एक तरह से संवैधानिक न्याय की रफ्तार धीमी होने जैसा है। और ये जो लंबित मामले हैं, उनका आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। 28 मुख्य और 265 उनसे जुड़े मामले, और औसतन 7 साल से पेंडिंग। बिल्कुल। और ये कोई छोटे-मोटे मामले नहीं हैं। इनमें देशद्रोह कानून की वैधता है, राज्यों की उधार लेने की सीमा का सवाल है, धार्मिक स्वतंत्रता बनाम समानता जैसे मुद्दे हैं। बाप रे। इन मामलों में देरी का मतलब है कि लोगों के मौलिक अधिकार वो अनिश्चित काल तक अटके रहते हैं और निचली अदालतों में भी कंफ्यूजन बना रहता है कि क्या स्टैंड लेना है। सही बात है। इसका असर तो पूरे सिस्टम पर पड़ता होगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ी एक और खबर है। जस्टिस सूर्यकांत, जो आगे चलकर सीजेआई बन सकते हैं, जी। उन्होंने अमेरिका में कोलिजियम सिस्टम पर कुछ कहा है। हाँ, उन्होंने ये माना कि कोलिजियम सिस्टम मतलब जजों की नियुक्ति वाला सिस्टम वो इम्परफेक्ट है, मतलब उसमें कमियां हैं। लेकिन साथ ही ये भी जोर दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कार्यपालिका यानी सरकार के दखल से बचाने के लिए ये जरूरी भी है। की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सुधारों का भी समर्थन किया और ये भी कहा कि न्यायपालिका की असली ताकत विनम्रता से काम करने में है। ये काफी संतुलित बयान है। अच्छा, और उन्होंने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी कुछ कहा? जी, उन्होंने न्यायपालिका में एआई के इस्तेमाल की तारीफ की, जैसे वो सुवास ट्रांसलेशन इंजन है उसकी। हाँ, वो तो काफी उपयोगी है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने चिताया भी, कहा कि तकनीक जो है वो इंसानी विवेक मतलब ह्यूमन जजमेंट की जगह नहीं ले सकती। अच्छा। और एआई से गलत कानूनी मिसालें मतलब प्रेसिडेंट्स बन जाएं, इस खतरे से भी सावधान रहने को कहा। मतलब एआई एक टूल है, मालिक नहीं। ठीक है, ये भी जरूरी नुक्ता है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला है जो हाई कोर्ट की रिवीजन पावर से जुड़ा है। सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि हाई कोर्ट अपनी तरफ से मतलब सुओ मोटो रिवीजन पावर का इस्तेमाल करके सजा नहीं बढ़ा सकता। कब नहीं बढ़ा सकता? अगर अपील खुद दोषी ने दायर की हो
और राज्य या शिकायतकर्ता ने सजा बढ़ाने की कोई अपील या रिवीजन ना डाली हो। अच्छा, ये किस केस में हुआ? ये एक ऐसा मामला था जहां ट्रायल कोर्ट ने एक आरोपी को आईपीसी 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने से बरी कर दिया था, पर दूसरी धाराओं में सजा दी थी। ठीक है। तो जब उस आरोपी ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की तो हाई कोर्ट ने क्या किया, खुद ही रिवीजन शुरू कर दिया और उसे धारा 306 में भी दोषी ठहरा दिया, सजा भी बढ़ा दी। अरे, मतलब अपील करने वाले की सजा और बढ़ गई। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गलत है। सीआरपीसी की धारा 401 इसकी इजाजत नहीं देती। सिद्धांत यह है कि कोई अपनी अपील के कारण बदतर स्थिति में नहीं पहुंचना चाहिए। इसे कहते हैं प्रोसीजरल फेयरनेस। ये तो बहुत जरूरी सिद्धांत है, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता। अच्छा, और आखिर में एक छोटी सी जानकारी है अवार्ड्स के बारे में। हाँ, बस एक छोटी सी खबर। फॉर्च्यून इंडिया पहली बार लीगल एक्सीलेंस अवार्ड्स लेक्सा 2025 शुरू कर रहा है। अच्छा। ये भारत के जो कानूनी पेशेवर हैं, लॉ फर्म्स हैं, उनकी उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए एक नई पहल है। चलिए, अच्छी बात है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि भाई अदालतों में पारदर्शिता कितनी ज़रूरी है, मामले टाइम पर निपटें ये कितना ज़रूरी है। जी, और प्रक्रिया भी निष्पक्ष हो। बिल्कुल। और साथ ही ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस और टेक्नोलॉजी का रोल, इस पर भी बहस लगातार चल रही है। सही कहा। ये सारे पहलू दिखाते हैं कि हमारा लीगल सिस्टम कैसे लगातार इवॉल्व हो रहा है, बदल रहा है, नई चुनौतियों से निपट रहा है। तो आज की चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए कि ये जो न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही है, इसके बीच संतुलन बनाने की कोशिश में एआई जैसी तकनीक क्या भूमिका निभा सकती है? दिलचस्प सवाल है। क्या ये संतुलन को मजबूत करेगी या फिर कोई नई चुनौतियां खड़ी कर देगी? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।